हेलो गाइस, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बचपन के प्यार के बारे में। तो आपने बहुत सुना होगा, पर कितनों को अपना बचपन का प्यार मिलता है इसके बारे में तो नहीं पता। पर ऐसा ही कुछ हमारी कहानी के में हीरो और हीरोइन के साथ होता है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बिछड़ जाते हैं और फिर इनकी मुलाकात होती है क्योंकि डेस्टिनी इन्हें मिलाना चाहती थी। तो चलिए देखते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और एडवेंचर भरी कहानी। तो कहानी की स्टार्टिंग एक रूम के अंदर से होती है, जहां पर हम अपनी कहानी के में हीरो और हीरोइन को रोमांटिक मूड में देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट्स बना रहे होते हैं। आखिर ये दोनों एक साथ यहाँ कैसे पहुँचे वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो आगे की कहानी की शुरुआत होती है हमारी में हीरोइन के रेडी होने से, जहाँ पर हम उसे एक वेट्रेस के लुक में रेडी होते हुए देख रहे होते हैं और वो पूरी तरह से खुद को तैयार कर रही होती है। और तभी वो अंदर जाती है अपनी ड्यूटी को पूरा करने। इसकी हरकतें देखकर तो लग रहा होता है कि वो इस मामूली से क्लब में एक वेटर की जॉब करती है और यहाँ पर ये सभी लोगों के लिए ड्रिंक्स वगैरह लेकर जा रही होती है और वो सबको जाकर ड्रिंक्स देती है। और उसी के सामने बैठा होता है पूरे कंट्री का सबसे रिच बिजनेसमैन, सबसे पावरफुल इंसान, जिसका नाम फू लिंग होता है। और उसके साथ में बैठी होती है एक बहुत ही हॉट लड़की, जिसे हमारी कहानी की हीरोइन मिमी एक पल में ही पहचान लेती है और बोलती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसका तो काम ही है रिच लोगों को अपने जाल में फंसाना, और ये फिर से यहाँ पर आ गई है इस रिच इंसान को अपने जाल में फंसाने के लिए। खैर कोई नहीं, मेरा ये काम नहीं है। और वो जल्दी से अपने ड्रेस पर लगे बैच से, जिसमें एक हिडन कैमरा होता है, उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। फूलिंग को शक होता है क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो क्लिक होने की आवाज़ आती है। मिमी की इस हरकत से तो हम समझ सकते हैं कि वो कोई वेटर वगैरह नहीं है, वो ये सब कुछ नौटंकी कर रही है। इसका मतलब वो एक स्पाई है जो लोगों के ऊपर जासूसी करती है, और वो यहाँ पर फूलिंग के ऊपर जासूसी करने आई है। और वो अपना काम करके वहाँ से निकल ही रही होती है, तभी फूलिंग उसे यहाँ पर बुलाता है। मिमी से कहती है, आपको कुछ चाहिए सर? जिस पर फूलिंग ने कहा कि मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। हम देखते हैं कि मिमी आकर छुंछलाकर उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि फूलिंग को ऑलरेडी उस पर शक हो गया है। इधर वो ड्रिंक बनाकर फूलिंग को लेकर दे रही होती है, तभी वो जो लड़की उसके साइड पर बैठी होती है वो मिमी के पैर पर पैर मार देती है। मिमी स्लिप होकर फूलिंग के ऊपर गिर जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। और तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि फूलिंग एक जिम फ्री के इंसान है, जिसने बहुत हैवी मसल्स बना रखे हैं, और वो उसे टच कर रही होती है। फूलिंग बोल रहा होता है, तुम ये क्या कर रही हो? मिमी बोलती है कि मैं आपको टच कर रही थी। फूलिंग बोलता है, क्या तुम अपने सभी क्लाइंट्स के साथ इसी तरीके से बिहेव करती हो? मिमी ये बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो इन लोगों के बीच में कोई नॉर्मल ह्यूमन बन के नहीं है, वो यहाँ पर एक वेटर बनकर आई है, तो उसे उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो फूलिंग से सॉरी बोलकर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी फूलिंग उससे कहता है, मेरी डिक्शनरी में सॉरी नाम का कोई शब्द नहीं है, मैं लोगों से बदला लेना जानता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? जिस पर वो कहती है, आप ये क्या बोल रहे हैं सर? आप बार बार इतने सस्पेंस में क्यों बात कर रहे हैं? फूलिंग बोलता है, तुम पकड़ी गई हो, तुम्हारे इस बैच के अंदर हिडन कैमरा लगा हुआ है। मिमी शॉक हो जाती है और हम देखते हैं वो हॉट लड़कियों से ड्रिंक देती है और मिमी से कहती है, फूलिंग की नजरों से कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें क्या लगा कि तुम कैसे बच जाओगी? फूलिंग अपने लोगों को बुलाता है और कहता है, इसे ले जाकर स्टोर रूम में लॉक कर दो। मिमी समझाने की कोशिश करती है और ऐसा दिखा रही होती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर फूलिंग के लोग कुछ भी नहीं सुनते और उसे ले जाकर स्टोर रूम में लॉक कर देते हैं। और जब स्टोर रूम के अंदर होती है और बोलती है, ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, मेरा बस 2 मिनट का काम था, खैर अब मुझे इस जगह से निकलना है। और वो इधर उधर निकलने का जरिया ढूंढने लगती है। उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। उसे पूरे रूम में ना ही कोई विंडो होती है ना कोई बालकनी होती है। तभी उसे सीलिंग पर एक फैन दिखाई देता है जो कि वहाँ के लिए ओपनिंग होता है और बोलती है, मेरा काम हो गया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शोरूम से बाहर निकल ही जाती है। अब वो होटल से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर चारों तरफ गार्ड्स होते हैं, इसलिए वो भागती हुई बचते बचाते कॉरिडोर के अंदर आ जाती है और वो धीरे धीरे करके अंदर जाने लगती है ताकि वो वहाँ से कपड़े चुराकर खुद को चेंज करके वहाँ से निकल सके। और जैसे वो रूम के अंदर जाती है, उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है।
मिमी उसे देखकर समझ जाती है कि इसे किसी ने ड्रग्स दिए हैं और रोज के क्लोज जाकर उसका ध्यान रखने की कोशिश करने वाली होती है कि तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं, फू लिंग है। और वो एकदम से चिल्लाने लगता है और वो मिमी की खुशबू सुनकर अपने बचपन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा याद कर रहा होता है, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का होता है, जिसे वो हमेशा से प्यार करता था। लेकिन बड़े होते होते वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई और फू लिंग अभी तक उसे ढूंढ रहा है। और अभी नशे की हालत में वो मिमी से वही सारी बातें कर रहा होता है और धीरे धीरे करके इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अगली सुबह जब मिमी की आँख खुलती है, वो जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेती है अपने मास्क के पीछे और उन बेड पर कुछ पैसे रखकर जाने लगती है, ताकि जिस किसी के भी साथ उसने रात गुजरी है उसे ये न लगे कि मिमी सब कुछ यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से करके गई है। और जैसी वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर फू लिंग आ जाता है। मिमी से देखकर हैरान होती है, फू लिंग भी उसे देखकर हैरान होता है कि कल रात वो एक मामूली सी वेटर के साथ था। मिमी शॉक होती है, जिस पर वो जासूसी कर रही थी उसने उसी के साथ अपनी सुहागरात मान ली। और वो फू लिंग से कहने लगती है, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी वो फ़ोटोज़ नहीं लेनी चाहिए थी और अब जब मैं तुम्हारे सामने आकर माफ़ी मांग रही हूँ तो मुझे यहाँ से जाने दो। फू लिंग उससे बोलता है, तुम इतने ज़्यादा डिल्यूजन में क्यों जीती हो? तुम्हें लगता हूँ कि तुम लोगों के साथ गलत करोगी और वो तो मैं छोड़ दूंगा। और वो धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाने लगता है, जिस पर मिमी उसे रोकती है और बोलती है, कल रात बहुत कुछ हो गया है, अभी मेरा मूड नहीं है। फू लिंग बोलता है, मैंने तुम्हारे मूड के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे करने दो। तभी मिमी एक्सक्यूज़ बनाती है और बोलती है, दरअसल मुझे फ्रेश होकर आना है, मैं बहुत देर से वाटर कर रही थी। और वो बाथरूम के अंदर चली जाती है और वो जल्दी से वहाँ जाकर टैप ओपन कर देती है और इधर निकलने की जगह ढूंढने लगती है। इधर हम देखते हैं कि फू लिंग उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब वो बाथरूम खोलती है तो मिमी वहाँ पर नहीं होती है और उसे मिरर के ऊपर कुछ कीली लिखी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की फिर से धोखेबाज होकर वहाँ से भाग गई है। अब मिमी जल्दी से अपने सभी नकली बाल और वो मास्क वगैरह हटाने लगती है ताकि कोई भी उसे ना पहचान पाए और धीरे धीरे करके वो खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेती है और वहाँ से आराम से निकलने ही लगती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। अचानक से वहाँ पर फू लिंग के लोग आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं, मैडम 2 मिनट यही रुकती है। और जैसे ही वे लोग मिमी को दूसरे कपड़ों में देखते हैं वे उसे नहीं पहचान पाते और बोलते हैं, बॉस ने बोला था कि उसने वेटर के कपड़े पहन रखे हैं, ये लड़की तो नॉर्मल लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये यहाँ पर वेटर का काम करती थी। और जिन लोगों ने वहाँ से जाते हुए देखा है वे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फू लिंग ने बस उसके हाथ से उसका वो बैच लिया था, पर कहानी का दूसरा पहलू उसके पास था। उसके इयररिंग्स में भी हिडन कैमरा था, जिसकी मदद से उसने फोटोज वगैरह निकाल लिए। अब वो अपने क्लाइंट को कॉल करती है और बोलती है, तुम्हारा काम मैंने पूरे दिल से किया है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं कोई कमज़ोर हूँ? जिस पर वो बोलता है, ये फोटोज मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी रकम दूंगा। मिमी जैसे बोलती है वैसे ही नए फोटोज के और भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तुमसे भी बेटर क्लाइंट मुझे मिलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्या ये फ़ोटो उन्हें दे दूँ? जिस पर वो बोलता है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए। और मिमी बोलती है, जिस इंसान की मैं फ़ोटोज़ लेकर आई हूँ वो इंसान मुझे 2 मिनट में जान से भी मार सकता है। अगर मैंने अपनी जान खतरे में डली है तो इसका मतलब मैं भारी रकम की डिमांड तो कर ही सकती हूँ। जिस पर वो आदमी उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। मिमी भी उसे वो फ़ोटोज़ देने के लिए तैयार हो जाती है। फू लिंग को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ होता है। उसका असिस्टेंट उसे अपडेट दे रहा होता है और बोल रहा होता है, बॉस हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो लड़की हमें कहीं भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से कहीं हवा में गायब हो गई है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे लगता है आपको उस मामूली से वेटर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस पर फू लिंग बोलता है, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। क्या तुमने उसे ढूंढा जिसके बारे में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हर वक्त बोलता रहता हूँ? जिस पर वो जवाब देता है कि हम आपकी फ्रेंड के उस बचपन वाले घर पर भी गए थे, पर वहाँ से भी हमें कुछ रिपोर्ट्स या इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं दूर चली गई है, उन्होंने ये कंट्री छोड़ दी है। फू लिंग बोलता है, कहीं भी जाए मुझे बस पता लगा कर दो वो कैसी है और क्या कर रही है। तभी फू लिंग के पास किसी का कॉल आता है। ये कॉल उसके दोस्त का होता है।
और वो उसे बोलता है कि तुम अब पागल हो चुके हो, तो मुझे लगता है तुम उस लड़की को भूल जाओ, वो तुम्हारा बचपन का प्यार थी। अब तुम्हें जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। तुम्हें कई सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें उसी लड़की की तरह ट्रीट करेंगे। फूलिंग बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे अलग थी, उसके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। और ये बोलते हुए वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन में फूलिंग और फूलिंग की मॉम आधी रात को घर के बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कोई घटिया आदमी घेर लेता है और वो उनसे कुछ पैसे की डिमांड करता है। फूलिंग की मॉम फूलिंग को बचाने के चक्कर में उस आदमी के ऊपर थप्पड़ मार देती है, पर वो आदमी फूलिंग की आंखों के सामने उसकी मदर को मार देता है और उसे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागना पड़ता है। और वो बहुत दिन तक कहीं गुमनाम सुनसान जगहों पर बैठता रहा, जिसे कोई भी अपनाने के लिए रेडी नहीं था। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है, फूलिंग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। और दिन से फूलिंग उसे उस लड़की से प्यार करता था, पर आज तक वो उसे नहीं मिली। उसे नहीं पता वो कहाँ चली गई है और अभी वो बड़े होकर भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। इधर हम देखते हैं मिमी को, जो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और उसे एक नया काम मिलता है न्यू क्लाइंट के थ्रू, जिसमें उसे कई सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। उसे एक वेडिंग को एक्सपोज करना होता है। मिमी काम को करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी आंटी और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती हैं और वे आकर मिमी से कहने लगती हैं जब घर से जा ही रही हो तो एक बार बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। मिमी बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे यहाँ तो जानवरों को भी मुझसे अच्छा रखा जाता है। जिस पर उसकी आंटी कहने लगती है जब एहसान फरामोश लोगों को फ्री का खाना मिलता है तो वो ऐसे ही बकवास करते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान उन्हें तकलीफ नहीं दे रही होती, न किसी का फ्री का खाने वक्त न बकवास करते वक्त। मिमी कहती है आप जितना जो बोल रही हो वो सब कुछ मेरे डैड का बनाया हुआ है। जिस पर उसकी आंटी कहती है कौन से डैड, तुम्हारे डैड जितना कुछ बनाकर गए थे तुम्हारी मॉम ने उन्हें डिवोर्स देकर एलिमनी में उतना ले लिया है। हम तुम्हें इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि तुम इस फैमिली की डॉटर हो। तुम्हें रोड साइड सोता हुआ देखकर मेरे हस्बैंड की सोल को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा मिमी के ऊपर। वे लोग भड़क जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, पर मिमी एक दिन और करके अपने काम पर फोकस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिमी एक पार्टी के अंदर आती है। उसने एक बहुत ही अच्छे से ड्रेस पहन रखी होती है। ये वही वेडिंग पार्टी होती है जहाँ पर उसे इस वेडिंग को एक्सपोज करना होता है। यहाँ कहानी में एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री होती है जो कि जोशुआ होता है। वो मिमी को दूर कुछ लेते हुए देख लेता है। वो उसके पास जाता है, उसे टकरा जाता है। मिमी की सारी ड्रिंक जोशुआ के कपड़ों पर गिर जाती है। मिमी से माफ़ी मांगने लगती है और उसके कपड़े क्लीन करने लगती है। तभी जोशुआ उससे बोलता है रिलैक्स, बस ये मामूली सा सूट है, इसे मैं ड्राई क्लीन करवा लूँगा तो तुम इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपना हैंग निकालता है और उसके हाथ क्लीन करने लगता है। मिमी जोशुआ की तरफ देखती रह जाती है और यहाँ पर जोशुआ भी उसकी तरफ देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि मिमी पहली बार किसी लड़के को देखकर ब्लश कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिमी जोशुआ को अपने स्कूल टाइम से जानती है। जब स्कूल में लड़कियां उसे बुली किया करती थीं तो जोशुआ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता था। और अभी प्रेजेंट में मिमी जोशुआ को अपने क्लोज देख सकती है और वो उसकी टेक केयर कर रहा है। मिमी अभी उसकी तरफ देखकर ब्लश कर रही होती है और कई सारी मीठी मीठी बातें कर रही होती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर किसी से कोई रिलेशन या बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आई है, उसे अपना मिशन पूरा करना है। और उसे पता चलता है कि ब्राइड आ गई है और शादी शुरू होने वाली है। जल्दी से जोशुआ से कहती है मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मुझे रेस्टरूम जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो उसे इग्नोर करके जल्दी से वहाँ से भागकर जाने लगती है। इधर जोशुआ वापस से फूलिंग के पास आ जाता है और पता चलता है कि जोशुआ और फूलिंग स्टेप ब्रदर हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। दोनों ही बिजनेस के कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कौन इस कंपटीशन का असली मालिक बनेगा। इधर हम देखते हैं जिसकी शादी होती है वे लोग स्टेज पर आ जाते हैं। मिमी अपने नेकलेस में लगे सीक्रेट कैमरा से उनकी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेती है और बोलती है इस दिल में तो अलग ही मजा है, क्या ही करना है, बस मामूली से लोगों की फोटो क्लिक करते रहो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉलो करते हुए बैल्कनी में जाती है, जहाँ पर वो देख सकती है कि नीचे डू ब्राइड और ग्रूम्स का एक्सचेंज हो रहा है। और उसे पता चलता है कि इस शादी में कुछ न कुछ लूप होल है और वो इस चीज का अपडेट
प्लेट अपने बॉस को देती है और उससे कहती है अब मेरे पैसे डबल हो जाने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैं जो भी करंट में सिचुएशन देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल सिचुएशन है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग कब चाहिए? जिस पर वो बोलता है शाम को पार्किंग एरिया में आकर मिल जाना। और हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर फूलिंग उस आदमी के साथ में होता है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है, धमका रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है आखिर वो लड़की कौन है जो दिन क्लब में आकर मेरी फोटोज वगैरह लेकर गई थी, मुझे बताओ। जिस पर वो लड़का रोता है और घबराते हुए बोलता है मैंने भी आज तक उस लड़की से किसी भी तरीके की मुलाकात नहीं की है। अभी जो उसे पार्किंग में मिलने के लिए बुलाया वो भी आपके कहने पर। आज जब वो आएगी तो आप उसे देख लेना। इधर मिमी पार्किंग में खड़ी होती है, इंतजार कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर किसी की गाड़ी के आने की आवाज़ आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। इधर फूलिंग के लोग आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर मिमी ने मास्क लगा रखा होता है। फूलिंग आता है और उस आदमी को घसीटता हुआ अपने साथ लेकर आता है और उससे कहता है तुम्हारा खेल यही खत्म हुआ, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, पर देखो मैंने जिसको एक बार देखा उसे मैं ढूंढ ही लिया। और वो मिमी से उसका मन उतारने के लिए बोलता है। मिमी अपना मन उतार देती है तो फूलिंग उसकी आंखों में देखते हुए रह जाता है और उससे कहता है तो तुम ऐसी दिखती हो, इतनी सुंदर हो और इतने गलत काम करती हो। मिमी बोलती है मैं ये सब कुछ काम अपना घर चलाने के लिए कर रही हूँ। और वो एकदम से फूलिंग के पैरों पर गिर जाती है और फैमिली मेलोड्रामा करने लगती है और कहने लगती है मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, मेरी मदर बीमार है, मेरे ब्रदर की पढ़ाई चल रही है, मेरे फादर को भी अस्थमा है, उनकी भी दवाई लेनी पड़ती है। और वो ऐसा रोते हुए एक्टिंग कर रही होती है और कह रही होती है मुझे बस यहाँ से जाने दो, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक नया प्रोफेशन ढूंढ लूँगी। जिस पर फूलिंग उसकी तरफ देखने लगता है और दीवानी सी मैं उसके क्लोज जाता हूँ। मिमी भी उसके साइड पर हो जाती है। फूलिंग को यहाँ पर उसके बालों से वही खुशबू आ रही होती है जो कि वो बचपन से जानता है। वो मिमी से कहता है तुमने अपने बालों पर क्या लगाया? मिमी बोलती है कुछ भी नहीं है, बस मामूली सा शैम्पू है जो सुपरमार्केट में डिस्काउंट पर मिला था, तो मैं अगर अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए भी ला सकती हूँ। फूलिंग बोलता है इस शैम्पू की वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रहा है। और वो अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है इसे पकड़ लो। मिमी बोलती है अगर मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही हूँ तो मुझे यहाँ से जाने दो। फूलिंग बोलता है इतनी आसानी से? और हम देखते हैं कि उसके गार्ड उसे खींचते हुए फूलिंग के पास ले आते हैं। अब फूलिंग उससे कहता है तुम्हें लगता हूँ कि तुम मुझे धोखा देकर कहीं भी चली जाओगी, चुपचाप अपना नाम बताओ। और जैसे अपना नाम बताती है फूलिंग उसे कहता है तुम्हारा एक ज़रूरी काम है जिसके बदले में मैं तुम्हें कई सारे पैसे दूंगा, और अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ लेकर तुम्हारे घर पर जाकर एक्सपोज कर दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतनी पावर तो है कि तुम ये मामूली सा काम कर सकती हो मेरे लिए। और हम देखते हैं कि वो कुछ पैसे देता है और कुछ फ़ोटोज़ दिखाकर ब्लैकमेल भी करता है और अपने काम के लिए फ़ोटो देता है। और वो उसे यहाँ पर अपने ब्रदर जोशुआ के ऊपर नज़र रखने के लिए भी बोलता है और कहता है दोबारा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, जो बात हो वो चुपचाप से मुझे बताना, अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन मत लेना। और वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। मिमी बोलती है पैसे वाले लोगों में बहुत ज़्यादा घमंड होता है, जैसे कि ये घमंडी है। तभी उसे वहाँ पर जोशुआ आता हुआ देख लेता है और जोशुआ उसे फूलिंग की गाड़ी से बाहर निकलता हुआ देख लेता है। वो भागता हुआ उसके पास आता है और बोलता है मेरा ब्रदर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? मिमी बोलती है कुछ भी नहीं, हम तो बस किसी काम के सिलसिले से मिले थे, तुम बताओ। जिस पर वो बोलता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मिमी बोलती है नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा मामूली सा दोस्त है और कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं। जिस पर जोशुआ को खुशी होती है। मिमी कहती है मैं कल तुमसे मिलती हूँ और वो वहाँ से चली आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर होती है। यहाँ वो अपनी मॉम से कई सारी बातें कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि वो धीरे धीरे कई सारे पैसे कमाएगी और उसके बाद अपनी मॉम को कहीं दूर ले जाएगी और उसकी मॉम को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिमी अपना सारा खर्चा हंसी खुशी चला रही है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसकी मॉम बस जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि उन्हें भी दुनिया देखनी है ना।
और इधर हम देखते हैं कि मिमी की मॉम उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। इधर फूलिंग को दिखाया जाता है जो मिमी के ऊपर पीछे से इन्वेस्टिगेशन करवाता रहा है। इधर मिमी के पास फूलिंग का मैसेज आता है और उसे वहाँ से आना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि उसकी मदर के पास उन लोगों का मैसेज आ रहा होता है जिन लोगों से उसके डैड ने कई सारे लोन लिए हुए थे। इधर मिमी फूलिंग के पास आकर कुछ बिजनेस का डिस्कशन वगैरह करने लगती है और पता लगाने लगती है कि उसे वो लड़की कैसे ढूंढनी है और जोशुआ क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो फूलिंग को बर्बाद कर सकती है। वो बोलती है, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट पावर है फूलिंग, तो मैं नहीं पता। और वो जैसे वहाँ से चलती है उसका पैर स्लिप कर जाता है और गलती से वो फूलिंग के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच में किसिंग मोमेंट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सडन होता है। दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। फूलिंग तो अपनी नज़र अभी नहीं मिला रहा होता। मिमी तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो वहाँ बिना कुछ बोले जल्दी से चली आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपने काम पर लग जाती है। वो नए नए लोगों से मिलती है और उन्हें परेशान करती है। इधर हम देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा काम निकाल कर फूलिंग को देती है और उसके बाद उसे कहती है, अब मुझे चीट मिल जाना चाहिए। फूलिंग थोड़े से पैसे देता है और बोलता है, आगे का काम अभी बाकी है। मिमी जैसे कह देती है, आगे का काम मैं बहुत अच्छे से करूँगी। तभी उसे बेल बजाने की आवाज़ आती है। वो जाकर गेट खोलती है तो वहाँ पर जोशुआ होता है। जोशुआ उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिमी बोलती है, ज़रा धीरे बोलो, अंदर फूलिंग आ रखा है, उसे लगेगा कि हम दोनों एक टीम में थे। तभी पीछे से फूलिंग आ जाता है और बोलता है, तो मेरी क्लाइंट होकर उसे क्या बता रही थी? जिस पर वो बोलती है, जोशुआ घर के अंदर आने की बात कर रहा था पर मैंने उसे मना कर दिया। जिस पर फूलिंग उसे बोलता है, कहीं तुम्हारी उसके साथ कोई और प्लानिंग तो नहीं चल रही है? मिमी से बोलती है, तो मैं इतना ज़्यादा गलत कैसे सोच सकती हो? फूलिंग बोलता है, तुम्हारी शक्ल से लगता है मैं कभी चोरों पर यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन तभी मिमी के पास कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने हॉस्पिटल में सुसाइड करने की कोशिश की है। वो भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। मिमी उससे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह रही है? आपको इस जगह से दिक्कत है तो मैं आपको लग्जरी वार्ड में शिफ्ट करा दूंगी, पर आप मरिए मत, मेरे पास आपके सिवा कोई भी नहीं है। आप भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? जिस पर उसकी मॉम कहती है, मिमी मेरी बच्ची, मुझसे ये लाइफ अब नहीं देखी जाती, तुम्हारी दर्द तकलीफ मैं नहीं झेल सकती। मिमी बोलती है, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? जिस पर उसकी मॉम बोलती है, मैं समझ रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारी इस स्ट्रांग होने के चक्कर में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिमी की आंटी आ जाती है और बोलती है, इसे तो मर ही जाना चाहिए, ये जिंदा ही क्यों है? और हम देखते हैं कि वो उस पर भड़कने लगती है और कहने लगती है, वैसे भी ये थी क्या, मेरे हस्बैंड की सेकेंड वाइफ, जिसके पास मैरिज होने का लीगल सर्टिफिकेट भी नहीं है। वो उसके सामने पैरों पर गिर जाती है और कहती है, मेरी बच्ची को सताना बंद करो, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे नहीं पता ज़माने में क्या होता है। जिस पर वो जो आंटी होती है वो मिमी की मॉम के एक चक्कर मारती है और बोलती है, तो मैं तो पता हूँ ना ज़माने में क्या होता है। मिमी को गुस्सा आता है, वो उसे धक्का देती है पर वो मिमी के मुंह पर एक पेपर फेंक कर मार देती है और बोलती है, तुम्हारे लिए मैंने एक ओल्ड मैन देखा है, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं सारी प्रॉपर्टी बेचकर और इस पर आग लगा दूंगी। मिमी यहाँ पर अपनी मॉम को उठाकर खड़ा करती है और बोलती है, मैं कुछ भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी, तुम्हें जिंदा रहना होगा तो मेरी ताकत होगी। और वो अपनी मॉम को गले से लगा लेती है। इधर फूलिंग के पास मिमी के बुरे हालातों के बारे में हर एक चीज़ की खबर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि वो मिमी को गार्डन में बैठा हुआ देखता है जहां पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और बोलती है, हर बेटी अपनी मॉम के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है पर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। फूलिंग, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फूलिंग उससे बोलता है, तुमने मेरे ऊपर ही क्यों ट्रस्ट किया? मिमी बोलती है, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती तो शायद तुम यहाँ बैठकर मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, तो मुझे तुम्हें यूज़ करना पड़ा। मैंने प्लान बनाया और तुम्हें अपने साथ लेकर अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देता, पर तुम्हारा दिल साफ है इसलिए तो मेरी बातें सुन रहे हो। जिस पर फूलिंग उसे कहता है,
हाँ, क्योंकि मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ। बचपन में मैंने भी अपनी मदर को खोया है। आज तक उस दर्द को नहीं भुला पाया हूँ, लेकिन जिस लड़की ने उसे संभाला वो उसे आज तक नहीं मिली। तभी मिमी की शक्ल देखकर उसे उस लड़की की याद आने लगती है। उसे डाउट हो रहा होता है कि मिमी ही तो वो लड़की नहीं है। लेकिन जब मिमी से पूरा इंसिडेंट बताता है तो मिमी बोलती है, पता नहीं वो साफ दिल लड़की कहाँ पर होगी, पर मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हो वो खुश हो। फुलिंग बोलता है, हाँ यही मेरी भी भगवान से इच्छा है कि जहाँ भी हो वो खुश हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बैठकर कई सारी बातें करते हैं, अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट रहे होते हैं। तभी अचानक से मिमी के पास किसी का कॉल आता है। मिमी फ़ोन स्पीकर पर कर देती है। ये कॉल जोशुआ का होता है, जो कि मिमी से कहता है कि उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करना चाहता है। क्या मिमी वहाँ पर आ सकती है? मिमी उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं उस पार्टी में ज़रूर आ जाऊंगी। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मिमी जोशुआ के साथ एक पार्टी में एंटर कर रही होती है। उसे पार्टी में कई सारे लोग आए होते हैं। मिमी ने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन रखी होती है। जोशुआ उन सभी लोगों के सामने ले जाकर मिमी को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है, आप जिस इंसान को मेरे साथ में देख रहे हैं, ये इंसान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और वो सबसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्यार भरी नज़र और इज़्ज़त भरी नज़र से मैं इस इंसान को देखता हूँ, आप भी ऐसे ही देखें। मिमी की बातें सुनकर ब्लश कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और जोशुआ उसे वेटर से लेकर मिमी को केक देता है। मिमी जैसे ही केक को खाने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक हॉट लड़की आ जाती है और बोलती है, तो क्या तुमने बताया नहीं जाको कि तुम अपनी फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर हो? तुम्हारी मॉम ने किसी की मैरिड लाइफ को बर्बाद किया है और तुम यहाँ पर लोगों से अपना हक मांगने आई हो। मिमी उसे देखती है, उदास हो जाती है और जोशुआ उसका ये उतरा हुआ चेहरा देख लेता है। मिमी से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं, अगर तुम 2 मिनट अपना मुंह बंद रख लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। तुम जितना बकवास कर रही थी उतनी ज़रूरत नहीं थी। मिमी थोड़ी देर बाद वॉशरूम से वापस आती है। जोशुआ उसके लिए ड्रिंक लेकर रेडी खड़ा होता है और बोलता है, ये स्पेशली इम्पोर्टेड वाइन है, इसे पी कर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। इसमें ग्रेप तो मैं पसंद हूँ ना, ग्रेप फ्लेवर है। मिमी इसे पीती है और बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, और उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। जैसे ही पी लेती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ उसे एक रूम के अंदर ले जाता है और उसे अपना घर एक्सप्लोर करवाने लगता है। मिमी से कहता है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। मिमी की बातें सुनकर ब्लश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं। जोशुआ उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? और वो बोलती है, पता नहीं। और हम देखते हैं कि वो मन में बोल रही होती है कि उसे पहले से पता था जोशुआ सब कुछ करेगा। उसने पहले ही एंटीडोट पी लिया था, पर फिर भी उसे नशा क्यों हो रहा है? वो थोड़ी देर में जोशुआ की बाहों में बेहोश हो जाती है। जोशुआ उसे वही बिस्तर पर ले आता है और वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कोई स्पेशल गेस्ट नीचे रखे हैं, जिन्हें अटेंड करने के लिए उसे नीचे जाना पड़ेगा। और वो अपने गार्ड से बोलता है, ये मैडम इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये इस रूम से बाहर गई तो समझो तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। पूरा ध्यान रखना इस पर। थोड़ी देर में मिमी को होश आ जाता है। वो जल्दी से वॉमिट करने के लिए चुपचाप वॉशरूम की तरफ जाती है, खुद को हल्का करती है और फिर से होश में आ जाती है और उसे बाहर दिखाई देता है और डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो कंटिन्यू फुलिंग के साथ कांटेक्ट में होती है। वो गार्ड बार बार अंदर की तरफ देख रहा होता है। मिमी जैसे तैसे करके दबे पांव बाहर निकल कर आती है और सीधा जोशुआ की स्टडी रूम में पहुंच जाती है, जहां पर वो कुछ ढूंढने लगती है और कहने लगती है, ये स्टडी रूम तो कबाड़ खाना है, यहाँ पर तो कुछ सबूत ही नहीं मिल रहे हैं। तभी उसे एक बुक के अंदर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मिलती है, जिनकी फ़ोटो मिमी जल्दी से ले लेती है और उन्हें दोबारा से उसी पोजीशन में ऑर्गेनाइज करके रख देती है। लेकिन तभी उसका हाथ गलती से एक बुक पर लग जाता है, जो टेबल से नीचे गिर जाती है और उससे गिरने की वजह से वहाँ पर थोड़ी आवाज़ हो जाती है। लोग भागते हुए वहाँ पर आते हैं,
जो भी गार्ड्स वगैरह होते हैं। लेकिन मिमी नीचे जाकर स्टेयर्स के पास में छुप जाती है। उन्हें अंदर तो कोई नहीं दिखाई देता और मिमी वहाँ से बच जाती है। लेकिन तभी उसे एक सीक्रेट रूम के अंदर से कुछ अजीब और गरीब आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि जब वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो ऐसा लग रहा होता है कि किसी लड़की को बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोशुआ के पैरों पर एक लड़की गिरी होती है और जोशुआ उस पर भड़क रहा होता है और बोल रहा होता है, तो मैंने उसे किया है। तुमसे बोला था इस बच्चे को अवॉर्ड करा देना, पर तुमने क्या किया, मेरे सर पर लगाकर इसे रख दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उस लड़की को बुरी तरीके से मार रहा होता है। पहले ही उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो जोशुआ के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, पर जोशुआ अपनी बेल्ट उतारता है और उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करने लगता है। ये चीज़ सुनकर मिमी और ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूम के अंदर नहीं जा पाती। पर वो ऐसा सीन दिखा देती है कि मानो वो रूम से बाहर निकल कर आ रही हो और वो गार्ड से बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर जोशुआ आ जाता है और उसे गार्ड से कहता है, तुमसे मैडम का ध्यान रखने के लिए बोला था ना, कि रोक टोक करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं मिमी जोशुआ से कहती है, थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। मुझे पता है कि मुझे ड्रिंक करने के बाद थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई थी, पर मैं अब नॉर्मल हूँ। जोशुआ उसे बोलता है, नीचे कोई गेस्ट आए रखे हैं, मुझे उन्हें अटेंड करने जाना पड़ेगा। मिमी से कहती है, मैं भी, आप बोर हो रही हूँ, चलो मैं भी चलकर नीचे गेस्ट को अटेंड करती हूँ। सभी लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर फूलिंग बैठा होता है। सभी लोगों ने उसके आसपास भीड़ बना रखी होती है। इधर हम देखते हैं मिमी और जोशुआ वहाँ पर आते हैं। फूलिंग उन्हें साथ में देख लेता है और यहाँ पर जोशुआ और मिमी के सामने फूलिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। और उसके बाद ये लोग गोल्फ खेलते हैं। मिमी को गोल्फ खेलना नहीं आता था, वो जोशुआ से मदद मांगती है। जोशुआ उसे टच करके गोल्फ खेलना सिखाता है। फूलिंग को जलन सी होती है और वो अपना वाइन का ग्लास इतनी जोर से नीचे रखता है कि मिमी को समझ आता है कि फूलिंग उसे उससे दूर होने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिमी जोशुआ से बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, दरअसल मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। और हम देखते हैं कि वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। इधर फूलिंग भी एक्सक्यूज बनाकर वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। जोशुआ उसे बोलता है, उधर कोई भी जेंट्स वॉशरूम नहीं है, वो लेडीज वॉशरूम है, जाकर जाओ कहीं और, लेडीज वॉशरूम में मत घुस जाना। जिस पर फूलिंग बोलता है, मैं देख लूंगा, इतनी भी ज्यादा नशे में नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं मिमी को चक्कर जैसे आ रहे होते हैं और फूलिंग सीधा वॉशरूम के अंदर जा जाता है और बोलता है, तुम कर क्या रही हो, क्या तुम उसके साथ लव एंगल खेल रही हो? तुम्हें काम करना है। मिमी बोल दिया, हाँ मैं काम ही कर रही हूँ, मैं लाइब्रेरी के अंदर गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, कलेक्शन था, बस थोड़े बहुत सबूत है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। सारी रिकॉर्डिंग मैंने हिडन कैमरा में कर ली है। और अचानक से चक्कर जैसे आने लगते हैं। फूलिंग से बोलता है, तो मैंने दिया था, तुमने क्यों नहीं पिया उसे? मिमी बोलती है, मैंने उसे एंटीडोट को पहले ही पी लिया था, पर मुझे नहीं पता कि मुझे इतना नशा क्यों हो रहा है। जिस पर वो बोलता है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मिमी एकदम से पूरे नशे में हो जाती है और उसका जो पूरा बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। वो फूलिंग को प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और बार बार उसे टच कर रही होती है और फूलिंग उसे रोक रहा होता है। मिमी से कहती है, तो मैं क्या, लगता है कि मैं फ्री में तुम्हें टच करूंगी, मेरे पास पैसे हैं। और वो उसे पैसों का झांसा देने लगती है और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। फूलिंग बोलता है, ये सब कुछ तुमने शुरू किया है, फिर रिग्रेट मत करना। और वो भी उसे किस करने लगता है और उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। थोड़ी देर में मिमी को होश आ जाता है तो वो फूलिंग को धक्का देती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे हो? तभी बाहर से उसे जोशुआ की आवाज आती है जो मिमी से पूछता है, क्या तुम अभी भी अंदर हो, इतना तो समय क्यों लग रहा है? मिमी फूलिंग का मुंह बंद कर देती है और जोशुआ से बोलती है, दरअसल मेरा पेट खराब है तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बस 2 मिनट रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। वो फूलिंग से कहती है, तुम यही रुको, मुझे बाहर जाकर मैटर शांत करने दो। वो बाहर जाती है और जोशुआ से सॉरी बोलती है, सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया, अब तो मुझे एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा है। जोशुआ बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ फूलिंग आ जाता है और कहता है, अब बहुत ज्यादा हो गया है, तुम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते। और यहाँ हम देखते हैं कि जोशुआ को कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो वापस उसी लड़की को टॉर्चर करने के लिए चला जाता है और उसे फिर से मार रहा होता है। तभी वहाँ गार्ड आता है जिसका बिहेवियर थोड़ा अलग
होता है। वो जोशुआ से कहता है, बॉस एक न्यूज़ मिली है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आपसे मिलने आने वाला है, आप इस लड़की को बाद में टॉर्चर कर लेना। जिस पर जोशुआ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, इस लड़की को तब तक टॉर्चर करो जब तक ये तड़प तड़प के मर ना जाए। इधर हम देखते हैं फूलिंग और मिमी को, जो आधी रात को जाकर घर के गार्डन एरिया में घूम रहे होते हैं और डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं। मिमी बता रही होती है कि उसने सीक्रेट रूम के पास कुछ अजीब आवाज़ें सुनी थी, जैसे वहाँ कोई लड़की है जिसे जोशुआ दिन रात टॉर्चर कर रहा है। वो कहती है, मुझे क्लूज को फॉलो करना पड़ेगा। फुलिंग बोलता है, अपना काम जल्दी से करो, हमें और ज्यादा सबूत चाहिए होंगे। तभी मिमी उसकी तरफ प्यार भरी और थोड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। फुलिंग पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मिमी बोलती है, अब मैंने इतना काम किया है तो थोड़े बहुत पैसे तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। फुलिंग बोलता है, कितने पैसे चाहिए? मिमी मुस्कुराती है, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से पैसे। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। फुलिंग को लगता है कि वो किस की मांग कर रही है और वो बार बार उसे किस करने लगता है। मिमी बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल ओपन एरिया में मुझे किस कर रहे हो? मुझे पैसे चाहिए। इस पर फुलिंग अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर देता है। मिमी शॉक हो जाती है, पर उसे खुशी होती है कि अब उसके पास कई सारे पैसे हैं। तभी उन्हें पीछे से कोई जाता हुआ दिखाई देता है। मिमी और फूलिंग उस दिशा में देखते हैं। वहाँ कुछ गार्ड्स होते हैं जो किसी लड़की को ले जा रहे होते हैं। मिमी बोलती है, मुझे लगता है ये वही लड़की है जिसे घर के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे इन्हें फॉलो करना होगा। वो लोग उनके पीछे जाते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी गार्ड्स वापस आ जाते हैं तो दोनों को वही साइड में छिपना पड़ता है। फूलिंग और मिमी एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। गार्ड्स कह रहे होते हैं, यहाँ कौन है? किसी ने कुछ देखा तो नहीं? तभी मिमी बिल्ली की आवाज़ निकालती है, जिस पर गार्ड्स हंसते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो कोई पागल बिल्ली है जो इधर उधर घूम रही है, हम तो फालतू में डर रहे थे, और वहाँ से चले जाते हैं। इधर फूलिंग और मिमी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके पीछे से वही अजीब सा गार्ड आता है और बोलता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? फूलिंग जवाब देता है, हम दोनों को थोड़ा रोमांटिक फील करना था, इसलिए खुले एरिया में आ गए हैं। मिमी कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वो उसके और करीब चली जाती है। फिर हंसते हुए बोलती है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ रोमांस हो पाएगा, लोग बार बार आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग जाने ही लगते हैं कि वो कार्ड उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आप इस फैमिली के बड़े बेटे हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपके भाई ने मेरी बहन को किडनैप कर रखा है, वो यहाँ एक छोटे गांव से सुपरस्टार बनने आई थी। इन लोगों ने उसे कुछ लालच दिया और गलत कामों में फंसा दिया। अब ये लोग उसे पूरे दिन गलत तरीके से मारते हैं और टॉर्चर करते हैं। प्लीज़ उसे बचा लीजिए, वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती। फुलिंग उससे बोलता है, वो कहाँ है? जिस पर वो गार्ड कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और इधर हम देखते हैं मिमी और फुलिंग से कहती है, तुम जाओ, मैं यहाँ पर देखती हूँ। और हम देखते हैं कि फुलिंग गार्ड के साथ चला जाता है उसे लड़की को बचाने के लिए। तभी पीछे से मिमी को कोई किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर फ्यूलिंग जब वापस आता है तो मिमी वहाँ पर नहीं होती है और वो गार्ड से बोलता है, तो मैं उस लड़की को मेरी कार में बैठा दो, वहाँ पर मेरे लोग होंगे, तो मैं किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मेरा नाम ले देना, हम तो उसे बचा लेंगे। इधर मिमी को उसी टॉर्चर रूम में ले जाकर पटक दिया जाता है और वो गार्ड्स कह रहे होते हैं, ये बॉस की अगली शिकार है, जैसे बहुत दिन रात टॉर्चर करेंगे। वे लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं, मिमी वहाँ पर रखी हुई किसी नुकीली चीज़ को उठाती है और अपने हाथ में लगी हुई रस्सी को काटने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उसे लगता है कि मिमी अभी तक होश नहीं आई है। मिमी जैसे देखती है कि वो टेबल पर कुछ रख रहा है, वो अपनी हाथ खोले कर उसे धक्का दे देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो गार्ड भी उसे फॉलो करता हुआ एक खुला एरिया में पहुँच जाता है। मिमी उससे कहती है, बहुत हुआ, अब तो मुझे जाने दो, अब तो मैं इसे जगह से बाहर निकाल दूंगी। जिस पर वो बोलता है, तुम्हें लगता है कि मेरे लिए सब कुछ बहुत इजी है, मुझे मेरे बॉस को जवाब देना पड़ेगा। पीछे से फुलिंग आ जाता है, वो मिमी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और हम देखते हैं कि वो उसे गार्ड के ऊपर भड़काने लगता है। मिमी यहाँ पर अचानक से पीछे होती है और उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फुलिंग को लगता है कि वो बिल्डिंग से पूरी तरह से नीचे गिर गई है, पर वो एक सीढ़ी नीचे ही होती है और वो फुलिंग से कहती है, मेरी मदद करो ऊपर लाने में। फुलिंग उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है और वो जोशुआ को भी मदद के लिए बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशुआ उसे बोलता है,
तुम करके आ रही थी जो तुम इतना भाग रही थी? मिमी बोलती है, पता नहीं, इस गार्ड से पूछो। जिस पर फुलिंग उसे गोद में उठा लेता है और जोशुआ उससे बोलता है, तुम्हारा इसके साथ रिलेशन क्या है? जिस पर फुलिंग बोलता है कि मैं इसका क्रेडिटर हूँ, और वो उसे वहाँ से ले जाता है। इधर हम देखते हैं जोशुआ अपने गार्ड पर भड़का हुआ है और बोल रहा होता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई। अगर वो आज यहाँ मेरे साथ होती तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता। इधर हम देखते हैं कि अब मिमी को फुलिंग एक जगह पर उतारता है। मिमी से कहती है, तो मैं कैसे पता चला था कि मैं किडनैप हो गई हूँ? फुलिंग बोलता है, तुम्हारी इयररिंग्स की मदद से। जिस पर मिमी कहती है, क्या तुमने इयररिंग्स में भी ट्रैकिंग लोकेशन लगा रखा है? जिस पर फुलिंग बोलता है, हाँ। उसके बाद मिमी को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो वही बेहोश होकर फुलिंग की बाहों में गिर जाती है। अगली आंख खुलने पर वो फुलिंग के घर पर होती है। फुलिंग उसके पास में होता है और उसके पेट से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है और वो फुलिंग से खाना मांगती है। फुलिंग उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। और हम देखते हैं कि मिमी अब खाने की टेबल पर बैठी होती है और मास्टर सेफ फुलिंग को देख रही होती है जो उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर में वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है। मिमी को उम्मीद नहीं होती कि ये नूडल्स इतने ज़्यादा टेस्टी होंगे और जब वो उन्हें खाती है तो वो हैरान रह जाती है और कहती है, सच में? तुम्हारा अगर होटल होगा तो लोग तुम्हें बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना देंगे। जिस पर फुलिंग बोलता है, तो उसकी पहली कस्टमर होगी क्योंकि आज तक मैंने किसी के लिए कुकिंग नहीं किया। उसके बाद मिमी कहती है, अब मुझे कुछ और भी चाहिए। वो फुलिंग के करीब जाने लगती है। तभी फुलिंग उसके मुंह पर एक जोशुआ फेंक कर मारता है। मिमी देखती है उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और वो फुलिंग से कहने लगती है, आज से तुम मेरे लिए भगवान हो। मैं तुम्हारी सेवा में 24 घंटे अटेंटिव रहूंगी। तुम्हें जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए वैसे मैं आ जाऊंगी। तभी मिमी के पास किसी का कॉल आता है। वो उसके डैड का कॉल होता है जो उससे मिलना चाहते थे। मिमी सब फुलिंग से परमिशन लेकर उनसे मिलने आती है। उसके जो डैड होते हैं वे उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम के साथ बैठे होते हैं और वे मिमी से कह रहे होते हैं कि तुम आजकल वो सब कर रही हो जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा था, और नहीं तो मैं परमिशन दिया तो हमारी फैमिली की डॉटर हो तो मैं अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जिस पर उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा जोशुआ के साथ क्या रिलेशन है? क्या तुम उसके साथ रहती हो? जिसको सुनकर मिमी को गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, अपनी जुबान काबू में रखो। और अपने फादर से बोलती है, बहुत जल्दी मैं वो कंपनी और फंड लेने आऊंगी जिसे मेरी मॉम छोड़कर वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये मेरा वादा है आपसे। और जैसे वो वहाँ से जाने लगती है उसका डैड पीछे से कुछ उस पर फेंक कर मारते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फुलिंग आ जाता है। वो सब बचा लेता है। मिमी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फुलिंग बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया था। अब यहाँ पर मिमी के डैड और उसकी पूरी फैमिली शॉक होते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर तो फुलिंग के सामने बहुत स्वीट बनने लगती है। तभी फुलिंग उसे गुस्से से देखता है और उसके डैड से बोलता है, आपके बिजनेस के बारे में तो बहुत कुछ सुना था, पर देख लिया आप किस किस्म के इंसान हैं। इंसान को पैसों से सिर्फ शौक और अय्याशी मिल सकती है, अकल और तमीज़ नहीं। जैसे कि अभी आपको नहीं पता कि अपनी दोनों बेटियों के साथ बराबर तरीके से कैसे पेश आएं। और हम देखते हैं कि वो मिमी के नाम पर उसे एक जोशुआ कर देते हैं और बोलते हैं, दोबारा से मिमी को अपने काब्जे में लाने की कोशिश मत करना। और वो उसकी स्टेप सिस्टर से कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी सर्जरी वगैरह करवा लो पर तुम मिमी जितनी सुंदर नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसके चेहरे के साथ साथ उसका दिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिमी और फुलिंग बाहर खड़े होते हैं। मिमी फुलिंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही होती है। फुलिंग उसे हक करता है और बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं हूँ। तभी अचानक मिमी के पास जोशुआ का कॉल आता है जो उसे कॉल मिलाने के लिए बुलाता है। मिमी को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो फुलिंग के साथ अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा करे। फुलिंग जाने से मना करता है। मिमी बोलती है, हमें उन लड़कियों की भी सच्चाई बाहर लानी है जिन्हें जोशुआ टॉर्चर कर रहा है, और तुम तो हो ही मुझे बचाने के लिए। और वो फुलिंग से कहती है, अच्छा वो सब ठीक है, मुझे थोड़े और पैसे दो। फुलिंग बोलता है, अभी तो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दिए थे, अब तुम्हें और ज़्यादा पैसे चाहिए। जिस पर मिमी बोल देती है, हाँ। इधर हम देखते हैं जोशुआ को जो कि एक
बिजनेसमैन के साथ होता है, जैसे उसने घुटनों पर कर रखा होता है और वो बता रहा होता है कि उस दिन जब गोल्फ कोर्स में वो लड़की उससे मिलने आई थी तो उसे नहीं पता था कि वो उसके हाथ से उसका दिल ले जाएगी। और वो जोशुआ को वो वीडियो दिखाता है जिस पर जोशुआ मिमी को पहचान लेता है और उसे दाल में कुछ काला सा लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो मिमी को शाम पर एक फैंसी डिनर पर बुलाने का इंतजाम करता है। मिमी वहाँ पर आती है, वो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रिंक ला कर देता है। मिमी भी बहुत प्यारे तरीके से रेडी होकर आई होती है और उससे बातें कर रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही जोशुआ उससे पूछता है कि उसका और फुलिंग का क्या रिलेशन है, तो वो बताती है कि उसने फुलिंग से कुछ पैसे उधार लिए हैं, जैसे उसे वापस करना है और शायद इसीलिए उसे फुलिंग की सारी बातें माननी पड़ रही हैं, जो कि वो नहीं करना चाहती है। वो इमोशनल हो जाती है। जोशुआ उसके पास आता है, उसे इमोशनल सपोर्ट देता है और उसके सामने अचानक से घुटनों पर बैठ जाता है और रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? मिमी उसकी तरफ देख रही होती है, इमोशनल होती है और ऐसा दिखती है कि उसकी लाइफ में ऐसा खुशी का दिन कभी कोई आ ही नहीं सकता। तभी पीछे से एक पागल औरत आती है जो जोशुआ को देखकर चाकू लेकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि मिमी आगे आ जाती है, उसके हाथ में वो चाकू लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स सकोर उस लड़की को लेकर जाने लगते हैं। मिमी कहती है, ये कौन है और ये पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रही है? इस पर जोशुआ बोलता है, ये लड़की मुझे पसंद करती थी, जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये ऐसी पागल हो गई। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मिमी से कहती है, क्या सच में? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हम देखते हैं कि जो जोशुआ होता है वो अपने गार्ड से कहता है, इसे रूम से बाहर मत आने देना, अगर ये रूम से बाहर गई तो तुम इस घर से बाहर चले जाओगे, तुम्हारी जॉब मेरे हाथ में है। और अगले सीन में मिमी सारी बातें आकर फुलिंग को बताती है और बोलती है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, पता नहीं सब कुछ कैसे सॉल्व होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, बस मुझे सपोर्ट करो। जिस पर फुलिंग बोलता है, मुझे नहीं पता मेरी मॉम जाते जाते उसे घर में क्या छोड़ कर गई है, मुझे वो सच्चाई जाननी है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे मिमी और फुलिंग में मिलकर बचाया होता है। वो लड़की उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नरक से बाहर निकाला। इधर हम देखते हैं वो लड़की मिमी के हाथ में जब वो कट देखती है बोलती है, ये सब कुछ चैट नहीं किया। जिस पर फुलिंग को नहीं पता होता कि मिमी इंजर्ड है। वो उससे बोलता, तो मैं ही रुकूं, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। पर अब हम देखेंगे अगला सीन। इधर फुलिंग मिमी की चोट पर दवा लगाते हुए साइड में होता है। मिमी उससे कहती है, तुम इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हो? फुलिंग होता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, तो मैंने इतना रिस्क भरा काम किया और अब तुम खतरे के मुंह में हो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मिमी उससे कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना मेरा तो ये काम था, अगर मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ तो इसमें क्या दिक्कत की बात है, और वैसे भी हम उस लड़की को बचा लेंगे। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने बचाया था वो आगे आती है और बोलती है, मिमी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ उस लड़की को बचाने के लिए। मिमी पर फुलिंग की तरफ स्माइल करते हुए देख लिया जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उस पागल लड़की से मिलाने के लिए मिमी और वो लड़की एक मेडिकल नर्स बनकर जाते हैं। वो लड़की एक कोने में बैठी होती है और बार बार बस एक ही चीज़ बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे मत मारिए, प्लीज़ मुझे मत मारिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की जिसे उन्होंने पहले बताया था उसकी तरफ देखती है, उसे रियलाइजेशन होता है कि ये तो वही लड़की है जिसे बाद में किडनैप किया गया था। और वो उससे बोलती है, तो मुझसे पहचानती हो? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ। मिमी पूछती है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? जिस पर वो बताती है कि वो लड़कियों को किडनैप करके उनसे गंदे गंदे काम करवाता है और फिर में उन्हें ब्लैकमेल करता है, उसे कोई सा ड्रग्स देता है और उनसे पैसे कमाता है। और जब वो मेंटली अनस्टेबल हो जाती है तो वो घटिया आदमी उन्हें टॉर्चर करते करते वहीं मरने की कोशिश करता है। ऐसी कई लड़कियों को वो मार चुका है, पता नहीं ये कैसी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर मिमी कहती है, हम लोग यहाँ पर इस लड़की का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, इसकी दवा का टाइम हो गया है। तभी पीछे से वो लड़का आ जाता है जिसने मिमी और फुलिंग की मदद की थी पहली लड़की को रेस्क्यू करने में। वो आकर कहता है, मैडम का मेडिकल का टाइम हो चुका है, शायद इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जिस लड़की की तरफ वो देखती है उसके बाद के नीचे एक हिडन कैमरा लगा दिया जाता है
अगले सीन में वो जोशुआ के साथ क्लब जाती है, जहाँ पर जोशुआ उसे कई सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवा देता है। मिमी बोलती है, मैं ऐसे एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी यूज़ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे काम करना है और ना ही मुझे ड्रिंकिंग का शौक है। अगर तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम कर सकते हो। जिस पर चैट बोलता है, अगर तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा। और हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड से बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि उसे ड्रिंक करने का शौक नहीं है, तो मैं भी उसे सपोर्ट करूँगा और मैं भी आज से ड्रिंकिंग बंद कर दूँगा। और वो उसकी तरफ देखती है और वो उसे ब्लश करते हुए देख रही होती है, ताकि ऐसा लगे कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिस पर जैक जाकर अपना कोट से उतार कर देता है और ऐसा दिखाता है कि वो उसकी जाने कितनी ज़्यादा केयर करता है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का मिमी पहचान लेता है और वो जल्दी से उसके इस लोकेशन के बारे में फूलिंग को बता देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फूलिंग आ जाता है और उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो जोशुआ से कहती है, मुझे दरअसल वॉशरूम जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो वहाँ से चली आती है और जैसे ही वो कॉरिडोर में वॉक करते हुए वॉशरूम के लिए जा रही होती है, फूलिंग से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है, तुम्हें उसके क्लोज देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है। जिस पर मिमी कहती है, रुक जाओ, मुझे बात तो करने दो। जिस पर फूलिंग एक बार फिर से उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। मिमी धक्का देती है, रोल कर दिया फूलिंग, बस बहुत हुआ, हम यहाँ एक्सपोज नहीं हो सकते, हमें बहुत सारा काम है, तो मुझे समझना पड़ेगा। जिस पर हम देखते हैं कि जोशुआ को उसके फ्रेंड्स से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार में पड़ गए हो? जिस पर जोशुआ बोलता है, बिल्कुल भी, तुम्हें लगता है कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ? मैं तो बस यूज़ करना चाहता हूँ। और वे सब हंसने लगते हैं। इधर फूलिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है और जब वो मिमी के लिए ये बात सुनता है तो वो जोशुआ के सिर पर आकर एक बॉटल मार देता है, जिससे उसके सिर से ब्लड आने लगता है और वो गलती से माफ़ी मांगता है, ये बोलकर कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा है और उसे नहीं पता कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर मिमी की स्टेप सिस्टर आती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम मिमी और फूलिंग को ऐसे नहीं हरा पाओगे और तुम्हें मेरी बहन चाहिए, मुझे फूलिंग चाहिए, क्या हम दोनों की मदद नहीं कर सकते? जिस पर वो बोलता है, कैसे? जिस पर वो कहती है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, मेरे पास बहुत बड़ी प्लानिंग है, तुम देखना कैसे मैं फूलिंग को अपने जाल में बिछाकर उसे अपना बना लूँगी और इधर मिमी को तुम्हारा कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी जाकर फूलिंग की ड्रिंक में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दिए हैं और उसके घर में भी मैंने अपना एक इंसान छोड़ रखा है जो उसे थोड़े बहुत ड्रग्स दे देगा। और ऐसे ही होता है। फूलिंग के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके पास उसकी घर की हेल्प आती है और वो हेल्पर आकर उसे दवाई की जगह ड्रग्स दे देती है, जिसकी वजह से फूलिंग को नशा होने लगता है। और तभी पीछे से मिमी की टाइप सिस्टर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो फूलिंग के क्लोज लगती है। उनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। ऐसा वो लड़की फूलिंग के दिमाग में भर रही होती है, थोड़ा बहुत उसे टच करके, पर फूलिंग को पूरी तरह से टच नहीं करने देती और उसे पुश कर देती है। अगली सुबह वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा होता है। मिमी के फादर तो फूलिंग के ऊपर भड़क रहे होते हैं और इधर फूलिंग के डैड भी उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं। इधर वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा मायूस होकर बैठी होती है और कह रही होती है, मुझसे तुम कौन शादी करोगे, मेरी तो लाइफ करवा दोगे। मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ तुम नशे की हालत में कर रहे हो। इधर उसकी मॉम भी बोल रही होती है, फूलिंग, हमने तुम्हें हमेशा से पसंद किया, पर हमारी बेटी के साथ जो जो हरकत तुमने की उसके बाद हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। फूलिंग बोलता है, गलती मुझसे हुई है, मुझे नहीं पता ये मेरे घर में कैसे हुआ, अगर मैंने इसे बुलाया है तो गलती की सज़ा भी मैं ही भुगतूंगा। वो उसके हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है, चलो हम जल्दी से एंगेजमेंट कर लेते हैं। इधर मिमी जो जागकर घर में होती है, उसे न्यूज़ मिलती है कि मिमी और फूलिंग एंगेज कर रहे हैं और उसे बहुत बुरा लगता है, जेलसी भी महसूस हो रही होती है और वो फूलिंग को मैसेज करती है कि आज से हमारे बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। फूलिंग को बड़ा अच्छा लगता है जब मिमी ने ऐसे जलन भरे मैसेजेस उसे भेज दिए। अगले दिन जब फूलिंग की एंगेजमेंट होती है उसकी सिस्टर के साथ, तो वो मिमी को देखता है और मिमी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो सटीक इग्नोर करती है और वो उसे पकड़कर खींच लेता है और बोलता है, ये सब कुछ मेरी प्लानिंग है, जोशुआ नहीं, ये सब कुछ करवाया है। तो मैं तो पता हूँ सब कुछ, तुम इतनी अनजान बनकर क्यों बिहेव कर रही हो।
इधर हम देखते हैं मिमी की सिस्टर जो होती है वो स्टेज पर तैयार होकर अपने फियांसे का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर फूलिंग नहीं आता, पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को कई सारे सबूत मिलते हैं मिमी के डाइट के अगेंस्ट में। वे उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं और ये पार्टी एक बहुत बड़ा तमाशा बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिमी की स्टेप मॉम होती है वो मिमी पर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन तुमने दिया? कोई अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मिमी बोल जाती है, आपके पास क्या प्रूफ है? जिस पर वो बोलती है, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुम अपने डैड को उस जेल से बाहर ला सकती हो। तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट है क्या? आज के दिन भी तुम हम लोगों से दुश्मनी निभाओगी? मिमी बोलती है, मैं किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं निभा रही हूँ। उनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है और फूलिंग को इस चीज़ के बारे में पता लगता है। वो आकर मिमी को बचाता है। इधर मिमी की जो स्टेप मॉम होती है उसे मारने के लिए जा रही होती है और वो सबके सामने मिमी के लिए लड़ता है और वो उसे वहाँ से ले आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिमी की टाइप सिस्टर होती है उसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है और वो होती है जोशुआ के पास जाकर बोलती है, अब तो मेरी मदद कर सकते हो, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। जोशुआ बोलता है, मुझसे दूर रहो, और वो उसे धक्का दे देता है और उसके टच किए हुए हाथ को अपने हैंकी से क्लीन करता है। इधर मिमी फूलिंग के साथ होती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था मेरे फादर के अगेंस्ट में तुम्हें सारे प्रूफ मिल जाएंगे। फूलिंग बोलता है, तो मेरी इतनी मदद कर रही हो, इतना सब कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी वो अचानक से दर्द में होने का ड्रामा करने लगता है और जैसे बोली, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? जिस पर फूलिंग बोलता है, अगर तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। और अगले सीन में मिमी फूलिंग के साथ डिनर कर रही होती है। मिमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि फूलिंग उसका फेवरेट केक पिलाता है। मिमी और वे लोग पहली विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं। जब फूलिंग उसके साथ कुछ करने वाला होता है तो मिमी हो जाती है और फूलिंग को सोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अगली सुबह मिमी और फूलिंग अब उसकी मदर के पास जाते हैं, जो कि अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कहीं और शिफ्ट होने वाली होती है। वो पैकिंग कर रही होती है, मिमी को ज़रूरी सामान लेने के लिए जाती है। तभी मिमी की मॉम फूलिंग से कहती है, मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला है। तो मैं नहीं पता, जब मेरी बच्ची छोटी थी तो उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी सारी अच्छी मेमोरीज लॉस कर दी और इसलिए आज तक उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। बचपन में उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसकी मॉम ने अपना दम तोड़ दिया था, कुछ लूटरे ने उन्हें लूट लिया था। जब फूलिंग ये बात सुनता है उसे रिलायंस हो जाता है कि उसकी खोज यहीं खत्म होती है। मिमी उसका बचपन का प्यार है जिसे वो इतना टाइम से ढूंढ रहा था। तब तक वहाँ पर मिमी आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? जिस पर फूलिंग बोलता है, कुछ भी नहीं, मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि तुम्हारी मदर ने मेरे साथ शिफ्ट होने के लिए तुम्हें परमिशन दे दिया। इधर जोशुआ को दिखाया जाता है जिसे उसका डैड बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं। इधर मिमी सड़क पर खुलेआम घूम रही होती है, तभी कोई उसे किडनैप करके ले जाता है और वो जोशुआ होता है। जोशुआ उससे पूछ रहा होता है, तुमने पहली लड़की को भी रेस्क्यू कर लिया, दूसरी लड़की को भी रेस्क्यू कर लिया, मुझे बताओ वो कहाँ पर है? मिमी जब मना करती है तो जाकर टॉर्चर करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका डैड आते और बोलते हैं, मीडिया वाले सब बाहर रखे हैं, उन्हें पता चल चुका है कि तुम इस लड़की को किडनैप करके यहाँ से लेकर आए हो, इसे कहीं और छोड़ कर आओ। और हम देखते हैं कि जैसे वे लोग मिमी को वहाँ से ले जाते हैं, वो जो गार्ड होता है वो उसकी मदद करता है, मिमी के हाथ खोल देता है। मिमी भागती हुई जा रही होती है, वो छुप जाती है, लेकिन जोशुआ पीछे से आकर उसे फिर से ढूंढ लेता है। मिमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसके सामने उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है। अब जोशुआ के हाथ में चाकू होता है और उसका चाकू मिमी की गर्दन पर होता है। तभी वहाँ पर फूलिंग उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन जोशुआ उससे बोलता है, खून का बदला मैं खून से लूंगा, तुमने सब कुछ बर्बाद किया है। और वो मिमी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो गार्ड जोशुआ को धक्का देकर उससे चाकू छीन लेता है। फूलिंग के गार्ड्स जोशुआ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब उसका डैड वहाँ पर आता है तो गुस्से में बोलता है, तुमने ये क्या किया, तुमने सब बर्बाद कर दिया, मीडिया रिपोर्टर्स सब बाहर खड़े हैं, मैं क्या बताऊँ उन्हें? जिस पर फूलिंग कहता है, जो सच्चाई है वही बताइए। और हम देखते हैं कि उसका पिता अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए नीचे जाता है। तभी वहाँ पर वही पहली लड़की आ जाती है जिसे मिमी और फूलिंग
फूलिंग ने रेस्क्यू किया था वो आकर सारे स्टेटमेंट्स दे देती है और उसके पीछे से दूसरी लड़की भी आ जाती है जिसे मिमी और फूलिंग ने बचाया था। ऐसे करके ये लोग सबके सामने एक्सपोज हो जाते हैं और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फूलिंग के डैड उसकी आंखों के सामने जेल जा रहे होते हैं, पर फूलिंग को कुछ भी रिग्रेट नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि मिमी के साथ उसका एक ब्राइट फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है। वो मिमी के पास जाता है, उसे हक करता है, मिमी से कई सारे वादे करता है और उसे प्रपोज करता है। मिमी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।